हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, ऑसिलेशन को मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा दिया है। अभी हम लोगों का एक्सरसाइज सॉल्विंग का लेक्चर आ गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्विंग का लेक्चर मैंने सोचा लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में, क्योंकि मेरे पास उस समय जैसा आप जानते हो 4 दिन का टाइम था। तो अब मैं 4 दिन में कितना पढ़ा देता, है ना। तो वो वाली शायरी बोलने का मन कर रहा है कि 4 दिन में इतना पढ़ाया जितना पढ़ाया जा सकता था, पर 4 दिनों में कितना ज़्यादा पढ़ाया जा सकता था, है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज यहीं पर ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। देखो, क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रॉपरली लिखूंगा, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करूंगा। आई डोंट थिंक उतना मजा आएगा, है ना। और वैसे भी आप कंसेप्ट सीख चुके हो, आपको बस सॉल्यूशन अभी मिल जाए तो वो काफ़ी है। क्या मतलब अभी नहीं सीखे हो? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सॉल्विंग का तरीका भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चंस में। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है या सीईटी के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है। कुछ नहीं भाई, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में खुद इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन देखते ही तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि मेन पोजीशन कहाँ पर होती है। मेन पोजीशन होती है एक्स बराबर जीरो पे, ठीक है। एक्स बराबर जीरो से शुरू हुआ है, तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि इसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो 5 यहाँ पे जीरो होगा। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी, ठीक है। एट वॉट इंस्टेंस व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। मतलब तुम्हें एक्स पता करना है जब इसकी स्पीड जो है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो हाफ द मैक्सिमम स्पीड हो, मतलब वी मैक्स का क्या हो, आधा हो। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा ए। वी मैक्स कब होता है बताओ? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन कब आती है? एक्स बराबर जीरो पे। तो जैसे ही तुम ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स बराबर जीरो डालते थे, वी मैक्स की वैल्यू आ जाती थी। तो ये वी मैक्स के इक्वल नहीं है, वी मैक्स के आधे के इक्वल है। बताओ, ये स्टेप समझ में आया कैसे आया? वी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा ए और डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, चाहिए तो सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके आओ आप लोग लेक्चर में, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ओमेगा और ओमेगा कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोगों को एक्स और ए के ही टर्म्स में निकालना होगा, कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट रूट नहीं है, ए बाय टू है, तो यहाँ स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर। एक्स स्क्वायर को इधर भेजो और ए स्क्वायर बाय फोर को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाय फोर यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर दो, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय फोर जाएगा, तो बचेगा थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड रूट ले लो, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू ए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भैया रूट थ्री बाय टू कैसे आ गया। भाई देखो, फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, थ्री का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो रूट थ्री, ए स्क्वायर का रूट होगा ए, तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस रूट थ्री टू बाई टू ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस में आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही ऑप्शन में, तो हमने उसे करेक्ट मार दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, पूरी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टी इज गिवन बाय दिस। मतलब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स साइन 100t प्लस पाई बाय फोर। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि एक्स का इक्वेशन क्या होता है? मेन, इसका मेन इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हम जानते हैं कि भैया के ई मैक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हाफ, बोलो, हाफ के ए स्क्वायर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे एक्स बराबर जीरो होता है। चलो डिराइव कर देता हूँ। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ एक्सरसाइज देख रहे हो तो उन्हें पता नहीं होगा भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं होगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? मास तो कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा, डिपेंड किस पे करेगा? वेलोसिटी पे। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो जाएगी? जब वी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा ए। तो यहाँ पे वी की जगह आ गया ओमेगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से जरा तुम कंपेयर करो, ठीक है। इस इक्वेशन से तुम जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें ए इज इक्वल्स टू मिलेगा सिक्स
एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से एक्स बराबर सिक्स साइन हंड्रेड टी प्लस फाइव बाई फोर को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी सिक्स, ओमेगा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी हंड्रेड, ठीक है, और फाई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी पाई बाय फोर, जिसकी जरूरत नहीं है। और मास रेडी दे रखा है आपका, जो मास क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 1 kg, तो मास भी आपको पता है। तो बस आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दो और आंसर आ जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका सेंटीमीटर में है, इसीलिए जो आपका एम्पलीट्यूड है वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगी। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है तो हमें तो एसआई यूनिट में लिखना है, हमें तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻² मीटर, ठीक है। या जो लोग इसे नहीं समझ पा रहे उनको ऐसे बता देता हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर है ना, मतलब 6/100 मीटर। आप तो समझ गए ना कि भैया 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो एम्पलीट्यूड की जगह तुम या तो 6/100 लिखो या तो 6 × 10⁻² लिखो, दोनों एक ही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला हो गया हाफ, मास कितना है 1 kg, और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा की वैल्यू देखो, यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी 6, दैट इज 6 ये, और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 100, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करके हमने लिखा तो ऑलरेडी। तो ओमेगा हो गया हमारा 100 और एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 6/100 का स्क्वायर। तो ये 100 से ये 100 साफ हो गया, यहाँ पे आया हाफ, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 2 18 36, तो हमारा आंसर आ गया 18 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द लेंथ ऑफ सिंगल सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 1 मीटर, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर है। अच्छा, सेकंड पेंडुलम कौन सा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ये तो याद है ना, ये थ्योरी भूल गए पूरा, ये तो अभी रिसेंट में पढ़ाया था, रिसेंटली लेक्चर्स में, फोर्थ या थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था, ये तो याद रहना चाहिए। इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून शुड बी, कितना होना चाहिए, ठीक है, सरफेस ऑफ द मून पे इसका लेंथ कितना होना चाहिए अगर वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, ठीक है, 2π√L/g होता है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब कुछ कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि यार एल ऊपर आता है या जी ऊपर आता है, ऐसे भूल जाते हैं लोग कभी कभी। तो उनको एक ट्रिक बताना चाहूंगा मैं, बताओ एल बड़ा होता है या जी बड़ा होता है। एल बड़ा होता है ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब जी के बाद आता है GHIJKL, है ना। तो बड़ा जो होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा छोटे से, तो जी नीचे और एल ऊपर, समझ गए, ऐसे याद कर सकते हो। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ और ये टाइम पीरियड ऑन मून, तो टाइम पीरियड तो उसका 2 ही सेकंड होगा, क्यों, क्योंकि वो है तो सेकंड पेंडुलम ही, भले अर्थ पे रहे या मून पे रहे, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये हो गया लेंथ ऑन अर्थ, ये हो गया लेंथ ऑन मून, ये हो गया ग्रेविटी ऑन मून। अब आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होगे, दोनों इक्वेशन को आपको डिवाइड कर देना, ये हो गया इक्वेशन 2 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा TE/TM, 2π कट जाएगा, ऊपर आएगा √L/g और नीचे भी आएगा √L/g। फर्क क्या है, ऊपर के √L/g में ई आएगा और नीचे नीचे के √L/g में आएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड तो दोनों जगह ही 2 2 सेकंड होगा क्योंकि सेकंड पेंडुलम है, तो 2/2 हो गया, ये तो खत्म है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट जब हमारा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, LM/GM जो है वो GM/LM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LE/GE इंटू GM/LM, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। लेंथ ऑन अर्थ कितना है, 1 मीटर क्वेश्चन में बोला है। ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, ग्रेविटी ऑन मून कितनी है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, मतलब ये हो गया 1/6 ऑफ GE। और लेंथ ऑन मून कितनी है वही हमें पता करना है। तो ये देखो जी और जी भी कैंसिल हो गए, सो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/6 LM, तो LM इज इक्वल्स टू आ गया 1/6, ठीक है। तो LM आ गया 1/6, मतलब कितना, चलो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गया ना कैसे किया हम लोगों ने, बस कुछ नहीं करना है यार, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, दो इक्वेशन बना के। और अब यार थोड़ी तो मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, वरना ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत चिंदी है, तो थोड़ी सी स्ट्रांग रखोगे अपनी मैथमेटिक्स तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक एमसीक्यूज हैं हमारे, फिर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसके बाद सीधा हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है 1 घंटा लग जाए लेक्चर में, 1 घंटा 10 मिनट लग जाए, बट पूरा कराऊंगा, एक ही लेक्चर में कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताया था सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए, है ना। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको दोनों के लिए ही बताया था, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सीरीज के लिए भी मैंने बताया था आपको और पैरेलल के लिए भी बताया था। अगर हम लोग बात करें सीरीज की, तो सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा होता है, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2
एंड सिमिलरली सो ऑन। और अगर पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में सीरीज जैसा होता है रेजिस्टेंस के, इसमें के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 जितना भी है ना। ऐसे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा। तो ऐसे याद रखने का कि इलेक्ट्रिसिटी का उल्टा होता है स्प्रिंग में। आइए, क्वेश्चन में बोला है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के, मतलब जो आपका K1 है, मतलब जो आपका K1 है और जो K2 है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है और दोनों की वैल्यू क्या है, K है, ठीक है। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, पहले तो सीरीज में लगाए गए, तो पहले सीरीज में हम लोग इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और उसके बाद पैरेलल में भी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले ये किस में लगाए गए, पहले ये सीरीज में लगाए गए। तो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में लगाए गए तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आएगा, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। K1 K2 दोनों की ही वैल्यू K है, तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K प्लस 1/K। तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के डिनोमिनेटर कॉमन, ठीक है, 1 प्लस 1 हो गया 2। तो जो आपका के इक्विवेलेंट आया वो आया K/2, ठीक है। चलो, सीरीज में हमारा के इक्विवेलेंट आ गया। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट। बट कुछ बच्चे होते हैं यार जिनको ये सब फॉर्मूला समझता नहीं है आ कहाँ से रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो जानते हो वही करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको मतलब बोझ जैसा लगने लगता है यार, कितना सारा फॉर्मूला है। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए मिनिमम मिनिमम फॉर्मूला रखे, तो आप लोग ऐसा प्रोसीजर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इन पैरेलल, चलो पैरेलल में भी निकाल लेते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब कनेक्टेड करेंगे तो के इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो के इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2। और हम जानते हैं कि भैया K1 K2 दोनों ही सेम है, दोनों की ही वैल्यू क्या है, K है, ठीक है। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K। तो K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K, चाहिए तो यहाँ पे एक बार लिख भी सकते हो कि सिंस K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K, ऐसा लिख भी सकते हो आप, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हो सिंस K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो के इक्विवेलेंट आए वो आ गया 2K। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन विल बी इन रेशियो, ठीक है। मतलब बेसिकली ब्लॉक जो है वो एक इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है और दूसरा ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इनका जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी का वो हमें पता करना है, तो वो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो देखो कभी अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे डिराइव कर लो, देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स बेसिकली। तो एम में इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस के एक्स। क्या मतलब, मैं भी भूल गया हूँ, नहीं नहीं मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला मुझे याद है, टेंशन मत लो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आ जाता है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये प्रोसीजर याद है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है के बाय एम, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाता था रूट के बाय एम। अब हम जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू हो गया रूट के बाय एम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई रूट के बाय एम। अब फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई रूट एम बाय के, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। इसमें क्या बोला है, इसमें फ्रीक्वेंसी बोला है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/2 पाई रूट के बाय एम, ठीक है, 1/2 पाई रूट के बाय एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप यूज करके आंसर को निकाल सकते हो। और इसमें जो के होगा वो क्या होगा हमारा, के होगा हमारा के इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। चलो देखो, तो पहले पैरेलल के लिए, पहले सीरीज के लिए हम लोग निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल, फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल, ठीक है। और फिर निकालेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज, ठीक है। मजा आ रहा है ना, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई रूट के बाय एम, है ना। और के क्या होता है यहाँ पे, इक्विवेलेंट। तो एफ फॉर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा k/2, तो ये आ गया k/2m। ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है, या तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछेंगे या तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछेंगे। तो आप लोग कितना फॉर्मूला याद करोगे यार, फ्रीक्वेंसी का भी याद करोगे, टाइम पीरियड का भी याद करोगे, नहीं कुछ मत याद करो। तुम बस इतना याद रखो, एफ इज इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स, ए इज इक्वल्स टू आ जाता है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। के बाय एम को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाता है के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाता है रूट के बाय एम। ओमेगा का रिलेशन होता है 2 पाई एफ, उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। सिर्फ इतना याद रख लो आप लोग, ठीक है। डिराइव करो हर चीज, जरूरी नहीं आप हर चीज याद करो, रट्टा मारो, मुझे खुद नहीं याद नहीं यार, सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं था अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये मैंने तुम्हारे सामने निकाला उसे। तो फ्रीक्वेंसी इन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट के इक्विवेलेंट अपॉन एम। इसका के इक्विवेलेंट कितना है, इसका के इक्विवेलेंट है 2K, ठीक है।
सो देयर फोर फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज हो जाएगा 1/2 पाई रूट 2 k/m। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, रेशियो किस में पूछा है, पैरेलल टू सीरीज या सीरीज टू पैरेलल? द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल, तो सीरीज टू पैरेलल पूछ रहा है ये आपको। ठीक है, तो एफ एस अपॉन एफ पी करना है आपको। ओके, तो फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, यस। अच्छा, ये हम लोगों का सीरीज के लिए था और वो पैरेलल के लिए था, उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमने निकाला सीरीज के लिए, के इक्वलेंट देखो ना k/2 लिखा है। और ये हमने निकाला पैरेलल के लिए, क्यों? क्योंकि के इक्वलेंट इसमें देखो 2k लिखा है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो एफ एस अपॉन एफ पी निकालना है बेसिकली। तो एफ एस का फॉर्मूला क्या था, 1/2 पाई रूट k इक्वलेंट बाय 2m, k/2m बेसिकली। ठीक है, और पैरेलल का फॉर्मूला आया 1/2 पाई रूट 2k/m। ये आया। चलो ठीक है, तो 1/2 पाई स्वाहा हो गया। तो एफ एस अपॉन एफ पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट k/2m। और जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2k, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यम से यम खत्म, के से के खत्म। ठीक है, सो देयर फोर एफ एस अपॉन एफ पी क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन एफ पी आ जाएगा रूट 1/4। ठीक है, 1/4 रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/2, तो बेसिकली 1:2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको चाहिए तो रिपीट कर लो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीटी में आने के हाई चांसेस हैं। और स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, तो 1:2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विथ टाइम टी। ठीक है, तो t/4 पर मैक्सिमम हो रहा है, t/2 पर अगेन जीरो हो रहा है, 3t/4 पर मिनिमम हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल इक्वेशन है जो वहां से शुरू होता है मीन पोजीशन से। ठीक है, आपको पता ही है ना यार, मीन पोजीशन से अगर प्रोसेस शुरू हुआ है, यहाँ देखो ना x = 0 से शुरू हुआ है ग्राफ, तो मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, तो इक्वेशन क्या आएगा, x = a sin ω t। तो आपसे ऑप्शंस कुछ कुछ बोले हैं, इसमें से आपको पता करना है कि ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। सो द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम टी। एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम आती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे? ऑब्वियसली एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम आती है। तो टी आपका कहाँ है, यहाँ है। तो टी आपका कहाँ आ रहा है, देखो टी आ रहा है आपका x = 0 पे। और देखो ना यार, ये एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्सिस पे मतलब यहाँ पे x = 0, फिर ये पॉइंट मतलब बेसिकली ये मेन पोजीशन है। देखो देखो, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये 0, यहाँ से यहाँ गए जब आप, तो ये हो गया आपका ए एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ से यहाँ गए आप, ठीक है, ये आपका अगेन मेन पोजीशन। फिर यहाँ से यहाँ गए आप, ये अगेन एम्पलीट्यूड। फिर अगेन ये आपका मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं हो सकता, वो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम 3t/4। अब फोर्स के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं है, तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। वेलोसिटी इज 0 एट टाइम t/2। तो वेलोसिटी कब जीरो होती है, मेन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। तो क्या t/2 एक्सट्रीम पोजीशन है? नहीं, t/2 तो मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है क्या? नहीं, मैक्सिमम होती है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। हमें क्या करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट टाइम t/4। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के कब बराबर होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। तो x = 0 पे मतलब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी जब, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और साथ ही में वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। कुछ लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बोल रहे हो। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे होंगे जिन्होंने थ्योरी लेक्चर ध्यान से देखा नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, है ना। और यहाँ बोला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक टोटल एनर्जी के तभी इक्वल होती है जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी मतलब सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और वही टोटल एनर्जी भी कहलाएगी, है ना। तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि क्या t/4 पार्टिकल मेन पोजीशन पे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो t/4 पर पार्टिकल जो है वो एम्पलीट्यूड पर है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इसका मतलब मेन पोजीशन पे तो नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी गलत सही तो नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी सही कैसे है ये मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx। अरे वो ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है जनरल फॉर्मूला। मतलब एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम होती है बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर या मेन पोजीशन पर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²x। तो x जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, मतलब x = 0 पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और x = a पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा।
ठीक है, मतलब 3t/4 पे पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए, तब जाके एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो देखते हैं 3t/4 यहाँ है। हाँ, पार्टिकल देखो कहाँ आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है -a पर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह आप -a रख दोगे तो एक्स a इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a। मतलब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। आई होप आपको फील आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं जो भी हैं। तो देख लेते हैं अभी हम लोग जनरल क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ और आप लोग करते रहना। इसमें बोला है डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन होती है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, वही आपको लिख देना है, सिंपल चीज है। ठीक है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। तो आपको इस आंसर को द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम इज क्या है भाई, वो है d2x/dt² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर सिस्टम के लिए, तो इसको यूज करके velocity वगैरह बताइए। ठीक है, तो ये तो आराम से कर ही लोगे। कैसे करना है आप लोगों को, जैसे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व किया था। कैसे करोगे, d2x/dt² को कैसे लिख दोगे, पहले एक्सेलरेशन में लिख दोगे तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 कर दोगे। एक्सेलरेशन को लिख दोगे dv/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, dv/dt में तुम क्या करोगे, dx/dx से मल्टीप्लाई करोगे, तो dv/dx तो तुम्हारा a बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a dx, सॉरी dx/dt जो है आपका, ये आपका v बन जाएगा। तो v dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो नॉर्मल वही जो मैंने पहले लेक्चर में किया था ना, इंटीग्रेशन वगैरह, वही सब इंटीग्रेशन करके आपको सारे फॉर्मूले निकालने हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे ये v dv को इंटीग्रेट करोगे v²/2 आएगा, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x²/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे फाई आ जाएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू फिर डालोगे जो भी नॉर्मल सी जो है, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे, फिर उसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करोगे, टू टू खत्म होगा तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब पहले लेक्चर में जो मैंने डेरिवेशंस किए थे ना, वही आपको इसमें लिखने हैं। तो सिंपल सी चीज है ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, बस आइडिया दूंगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये आपको याद ही होगा। याद है ना, साइन थीटा को थीटा कंसीडर कर लिया था, थीटा के फॉर्मूले से ऐसे ऐसे निकाला था वो। स्टेट द लॉज, लॉज मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये सब आपके लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गए। प्रूव दैट अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक वाइब्रेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेट, अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, वो जो आप लोगों को मैंने एंड में कराया था ना, फोर्थ लेक्चर में कराया था मैंने, कि यहाँ पे बार मैग्नेट है तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो लगता है म्यू बी साइन थीटा, ऐसा आप लोगों को लिखना है। फिर साइन थीटा को हम लोग लगभग लगभग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो टॉर्क हो जाता है आई अल्फा, ये हो जाता है म्यू बी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जो अल्फा है वो हो जाता है म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। म्यू बी बाय आई को हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। इतना आप लोगों को प्रूव कर देना है। तो कंडीशन क्या है, वो सर्टेन कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सर्टेन कंडीशन क्या है कि जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो थीटा है वो काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्योंकि जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है उसी केस में जो साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है। तो वही कंडीशन लिख के आप लोगों को प्रूफ कर देना है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इसी से आपको टाइम पीरियड निकाल देना है। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया म्यू बी बाय आई, तो ओमेगा आ जाएगा रूट म्यू बी बाय आई। अब ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी आ जाएगा रूट म्यू बी बाय आई। तो जो आपका टी है वो आ जाएगा 2 पाई रूट आई बाय म्यू बी। ठीक है, खत्म। फोर्थ में क्या करना है, शो दैट लीनियर एसएचएम इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर। वही आपको प्रूफ करना है कि भाई सर्कल में जब यहाँ पे प्रोजेक्शन चलती है इस तरीके से, तो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे डायमीटर के अलोंग क्या करता है, एसएचएम करते रहता है। जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है वैसे वैसे वो यहाँ पे एसएचएम करते रहता है, वो यहाँ से यहाँ जाता है वो यहाँ पे एसएचएम करता रहता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था। सर्कुलर मोशन जो है वो बेसिकली एसएचएम होता है डायमीटर के अलोंग। ठीक है, अगर उसकी प्रोजेक्शन ले ले तो सर्कल मेथड था वो, तो वो आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, पांचवे में आपको ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ये ग्राफ वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही था, बस वैसे तरीके से ग्राफ बना देना। देखो मतलब आपको कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जिसमें रट्टा मारना हो, देखो एक क्वेश्चन मिला सिर्फ, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आप लोगों को रट्टा मारना है, वो भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है। बाकी तो भाई लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है भाई,
आपको बस सिंपल पेंडुलम के लॉज पता है यार, वो तो क्या होता है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले ही तो है सब लॉज में। और कुछ ऐसा मिला जो आपको रट्टा मारना हो? कुछ भी नहीं है। फिर इतनी टेंशन काहे को यार तुम्हें। अब डेड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही डेरिवेशन कर देना है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, फैक्टर्स वगैरह सब कुछ लिख देना है आपको, नॉर्मली सिंपल है। ठीक है। सातवां क्या है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल। ठीक है, फिर किस किस पे डिपेंड करता है, वही लॉज लिख देने हैं आपको, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो और फिर उसके बाद उसके लॉज लिख दो जिसके जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैंने डेरिवेशन किया था वो छाप देना है। और सातवें वाले में आपको टाइम पीरियड का अगेन फॉर्मूला निकालना है, और फैक्टर वैक्टर जो पूछे ना वही आपको लॉज ही लिखने हैं। बस इसमें आपको डिपेंड वाले लिखने हैं, मतलब रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करना है, वो करता है वो लिखना है। और रूट ऑफ ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो लिखना है। बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखना है, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो आई होप आपका ज्यादा टाइम नहीं खा रहा हूं मैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन है टोटल, हम लोग 8th नंबर पे हैं अभी। क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब जो v है वो हाफ हो जाए किसका, v मैक्स का। तो अगेन देखो वही क्वेश्चन है, हमें पता है कि भैया सिंस जो v होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वी मैक्स होता है वो होता है हमारा ओमेगा ए। तो बस यही करना है आपको और डिराइव कर देना है। तो वी की जगह आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हाफ। वी मैक्स की जगह आ गया ओमेगा ए। ठीक है, ओमेगा ओमेगा खत्म हो गया, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। अब इसको यहाँ कर लो और उसको वहां कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अगेन आ जाएगा 3a² बाय 4। अभी 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 यह क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार किया वैसे। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है कैसे, इसमें आपको बोला है पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर एसएचएम यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है तो इस पूरे की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कहीं यहाँ मीन पोजीशन होगी x बराबर 0, यहाँ होगा एम्पलीट्यूड और यहाँ होगा एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, पूरा 10 सेंटीमीटर है तो आधा 5 सेंटीमीटर होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2 इंटू 5। ठीक है, प्लस माइनस रूट 3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो 1.732 डिवाइड होके आ जाता है 0.866, और 0.8665 जा होता है 4.33। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आंसर दे रखा था तो मैंने वही छाप दिया। क्या मतलब मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, क्या मतलब आंसर गलत है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 4.33 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा इस पेज पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर जो बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कंपटीशन लेवल एग्जाम्स में, सीईटी वगैरह में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2x/dt² प्लस 36x, मैंने यहाँ लेकर आई इक्वेशन को। ठीक है, एक साइड कर लिया, क्यों, क्योंकि एक साइड ही होता है हमारा जनरल। तो हमें पता है कि भैया जो लीनियर हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम इज d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये होता है। तो कंपेयरिंग विथ, ठीक है, मेन इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है, मतलब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ। तो जरा कंपेयर करो, तो d2x/d2x² सेम है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है, 36 है। तो इसका मतलब जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 36। एक्स की जगह एक्स है। ठीक है, कंपेयरिंग करने हम गए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 36 निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m एंड रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसीलिए हम लोग ओमेगा की वैल्यू +-6 की जगह सिर्फ +6 लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ओमेगा का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन हमें पता ही है 2πf। तो 2πf आ गया हमारा 6। तो 6 बराबर सॉरी एफ बराबर आ जाएगा 6/2 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 6/2 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा 6/6.28। तो 6/6.28 करोगे तो 0.995 हर्ट्ज आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लॉग से कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, 0.955
955 है बेसिकली। ठीक है, 955 हर्ट्ज ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ओमेगा बराबर 6 है। टाइम पीरियड से रिलेशन क्या होता है, 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी 6 आ गया, तो टी बराबर आ गया 2 पाई बाय 6। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6.28/6, तो ये आ गया 1.044। ठीक है, 1.04666, तो अप्रोक्सीमेट करके ये हो गया 1.05 सेकंड। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, बाकी आप फ्रीक्वेंसी को इन्वर्स यहाँ से कर लेते, मतलब इसको 1/f कर देते, इसको 1.0.955 कर देते, तो 1/f भी आपका टाइम पीरियड हो जाता और ये भी सॉल्व होकर 1.05 ही आता। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। दोनों मेथड सही है। ठीक है, और मैंने पहला मेथड तो ज़्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आप लोगों को पूछेगा नहीं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों निकालो, तो डायरेक्टली टाइम पीरियड निकाल लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ नीडल ऑफ सेविंग मशीन। ओ ओ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है नीडल ऑफ सेविंग मशीन इज मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो आ गया 4 सेंटीमीटर, विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपको 5 हर्ट्ज। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को क्रॉस करने के 1/30 सेकंड के बाद आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो टाइम दे दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, मतलब नॉर्मली कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते थे, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को लेते हुए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस की बात हो रही है वो बात हो रही है मेन पोजीशन से 1/30 सेकंड के बाद। ठीक है, मेन पोजीशन से 1/30 सेकंड के बाद, इसका मतलब उसने कहाँ से शुरू किया, उसने शुरू किया है मेन पोजीशन से, और इसका मतलब जो फाई की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे प्लस फाई हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और जो आपका एक्सेलरेशन है, सॉरी, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और जो आपका एक्सेलरेशन है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा बेसिकली, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन बेसिकली माइनस ए ओमेगा, यस। तो ए आपको पता है, ओमेगा आपको 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 पता है क्या ओमेगा, ओमेगा तो हम पे पता ही नहीं है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी को लेके, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, एफ आपका कितना है 5 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू 5 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई, टी ओमेगा आके आपका 10 पाई, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए कितना है आपका, ए है आपका 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 4/100 मीटर, ओमेगा स्क्वायर तो मतलब 10 पाई का स्क्वायर, साइन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 10 पाई, और टाइम कितना बोला है हमें 1/30 सेकंड, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/30 सेकंड। क्लियर, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -4/100, 10 पाई का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन के अंदर पाई/3। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ गया -4, ये 100 से ये 100 कैंसिल, पाई स्क्वायर साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री, वो कितना होता है, वो होता है √3/2। तो ये आपका 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2 पाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हुआ ना, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 पाई स्क्वायर, और ये √3 की वैल्यू होती है 1.732। पाई स्क्वायर देखो नॉर्मली कितना होता है, हम लोग 10 के अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं पाई स्क्वायर को, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग जनरली पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वरना निकाल भी सकते हो, देखो ऐसा कोई वो नहीं है, तो -2 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेट 10 ले ली है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ मैं, बाकी आपको लॉग से करना है, इंटू 1.732, तो बेसिकली 10 इंटू 1.732 करोगे तो ये आ जाएगा 17.32, और जब 2 इंटू 17.32 कर दोगे तो ये आ जाएगा 34.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, बाकी कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, तो आप देखोगे तो आपका आंसर जो आया है वो आया है 34.2, और हमारा आंसर आया है 34.64।
तो आंसर हमारा गलत नहीं है, हमने बस क्या किया, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले ली, जबकि पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.859, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो 9.859 जब पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी तो 34.2 ही आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोगों को टाइम से रिलेटेड दे तो उस समय आप लोग वी का फॉर्मूला ओमेगा ए, एक्स का फॉर्मूला, सॉरी ए का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सब नहीं यूज कर पाओगे। उस केस में आपको इक्वेशन से जाना होगा। अब इसी में काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता तो आप हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या हाफ के स्क्वायर यूज नहीं कर पाते, आपको ये यूज करना पड़ता। कौन सा? हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको ये डालनी पड़ती, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा करना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर जूल एक्स स्क्वायर जूल इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दी है? नहीं। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अच्छा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने यहाँ पे रख दिया और कुछ भी मैंने नहीं किया ऐसा, ये चमत्कार नहीं कर दिया कुछ जो आप इतना शौक हो रहे हो। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई 0.2 पाई स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे के है और मेरे पास यहाँ पे मास भी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है रूट के बाय एम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा अगर मुझे मिल गया तो एफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है पाई स्क्वायर, तो 0.2 पाई स्क्वायर। मास कितना है? मास है आपका 20 ग्राम। 20 ग्राम है, बट हमें किस में पुट करना है? किलोग्राम में, तो 20/1000 कर देंगे हम लोग, किलोग्राम हो जाएगा, या 20 × 10⁻³ कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, 20/1000 करूंगा, चलो कर देता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 0.2/20 इंटू यहाँ पे आ गया 1000 और रूट के अंदर है पाई स्क्वायर भी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, देखो क्या हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये 2 से ये कटेगा तो ये आया 50, और 0.2 इंटू 50 कितना होता है? 0.2 इंटू 50 हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 पाई स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 10 पाई। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है? 3 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सहूलियत के लिए मैं 3.2 ले लेता हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है, चलो पाई मत रखो, ठीक है पाई मत रखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई खत्म हो गया, एफ की वैल्यू आ गई 1.6 हर्ट्ज। तो मेरा आंसर 1.6 आया है, और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो यहाँ पे भी 1.6 ही है। देखो 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो ये 5 जो है वो 6 बन जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या, रूट 10 की वैल्यू सही नहीं लिखी है, 3.2 नहीं होता, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप प्रॉपर लिखोगे, लॉग लेके करोगे, तो आपका आंसर यही आएगा। फिलहाल मेथड यही है, पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के निकालना है, और आपको एम भी क्वेश्चन में दिया है, तो उस तरीके से आपको ओमेगा निकालना है। बस फॉर्मूले का मैनिपुलेशन है यार, जितने अच्छे से मैनिपुलेशन कर लिया ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। बहुत आसान है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग जाए जो आपसे होना। ये बहुत आसान है सब कुछ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि भैया टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो एसएचएम परफॉर्म करते हुए 40 जूल है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे हमें दे रखी है 40 जूल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर, जो कि दी है 40। मास यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, तो इसकी स्पीड आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे मास देने का क्या सेंस है, मुझे अब वो समझ में नहीं आ रहा है, मगर क्यों। ठीक है, तो अच्छा देखो, आपका जो ओमेगा होता है वो होता है रूट के बाय एम, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाय एम। तो आपका जो के है वो क्या होगा? वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे मैं मास भी पुट कर दूंगा, और एम्पलीट्यूड तो मुझे पता ही नहीं यार, बट मास तो मुझे पता है।
वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ, सेंटर ऑफ द पाथ मतलब मेन पोजीशन से क्रॉस करते हुए। तो मेन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो मेरे हिसाब से शायद पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अरे बहुत आसान है यार, ये सब की जरूरत ही नहीं है, देखो जरूरत ही नहीं है ये सब की यार। ये देखो क्वेश्चन तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। क्या मतलब मैंने ठीक से पढ़ा नहीं? हाँ चलो भाई, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। तो एट द सेंटर ऑफ द पाथ, सेंटर ऑफ द पाथ जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा मेन पोजीशन। तो इसका मतलब जो x बराबर जीरो हो जाएगा वो, तो x बराबर जीरो पे क्या होता है? x बराबर जीरो पे, एट x बराबर जीरो पे जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। यहाँ पे लिखो सिंस एट मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी जो होगी आपकी, टोटल एनर्जी जो होगी आपकी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा बट वहां पे, तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको 40 दी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो m की वैल्यू भी आपको दी हुई है, तो 40 इज इक्वल्स टू हो गया हाफ, m की वैल्यू दी है 2 वी स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म, तो वी स्क्वायर आ गया 40, तो v आ गया रूट 40। 40 का रूट लोगे तो आपको मिल जाएगा 6.324। ठीक है, 40 का रूट ले लो सीधा, तो 40 का रूट लेते ही आपको मिल जाएगा 6.324 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको आ गया वेलोसिटी। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं लगा, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड है वो बेसिकली दे दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मेन पोजीशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी वन थर्ड ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब इसमें x बराबर a/3 कब होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हम क्या करते हैं, x का इक्वेशन लिखते हैं। x का इक्वेशन क्या होता है हमारा? x का इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन इस केस में हम लोग सिर्फ ओमेगा टी कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि जो एस एच एम है वो मेन पोजीशन से शुरू हुआ है। ठीक है, अब x बराबर क्या है? x बराबर है a/3, तो a/3 इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। a से a खत्म, तो 1/3 इज इक्वल टू आ गया साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में एक दुविधा है, एक दुख है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स 1/3। और बच्चों हम ये चीज जानते हैं कि जो ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो 2 पाई की वैल्यू तो 6.28 हो जाएगी, टाइम पीरियड भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 4 इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? t इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 खत्म, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/पाई साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो दुविधा ये है कि साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये एक्चुअली आपको लॉग से कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फोन भी नहीं है यार, बट आई हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओ ओ, वेट अ मोमेंट गाइस। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड में अलाउड नहीं है, बट कई सारे बोर्ड्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके लोग एग्जाम में जाते हैं, तो उससे उन लोग मतलब एनसीआर एनपीआर सबकी वैल्यू उन लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कोटा में मुझे मिले जिनको एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं आती थी, क्योंकि उनको बॉट बना दिया जाता था साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करा करा के। ठीक है, तो फिलहाल मैं साइन इनवर्स 1/3 के लिए यूज कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स 1/3, जी हाँ, इसकी वैल्यू होती है 21.6 डिग्री। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू 21 डिग्री। तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/पाई। 21 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 21 डिग्री मतलब 21 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 21 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाना है, कैसे जाओगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके जाओगे। तो पाई से पाई खत्म, 290 से ये खत्म, तो 21/90 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21/90। 21/90, चलो 2/9 कर दो, इसको 20 कर दो थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, तो 2/9 हो गया।
ठीक है, अब 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.2222 सेकंड ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे हमारा जो आंसर है वो काफी ज्यादा मैच कर रहा है मेन आंसर से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू को निकाला है। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.22 सेकंड। तो बेसिकली आप अगर ये आंसर देखोगे तो इसमें अगर अप्रोक्सीमेशन करें इस 6 को, मतलब 2 डेसिमल तक अगर हम लोग जाएं तो इस 6 5 से ज्यादा है, तो इस 6 की वजह से ये जो 1 है ये 2 बन जाएगा। तो 0.22 सेकंड आ गया, बट 21.63 था, बट हमने इसको 20 कर दिया, इसलिए हमारा आंसर 0.22 आया। बाकी आप लॉग से करोगे तो नॉर्मल आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों, हर क्वेश्चन में हर फॉर्मूला यूज करने का एक सेंस बता रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले में मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम के बारे में हमें दिया हुआ था, टाइम पीरियड दिया हुआ था और एक्स दिया हुआ था a/3। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या यूज हो सकता था इसके अलावा, बताओ कुछ और फॉर्मूला है तुम्हारे पास, बताओ कुछ है फॉर्मूला, नहीं है ना, तो यही यूज होगा फिर। ठीक है, आप लोग चाहिए तो ट्राई करते रहो। जैसे शुरू शुरू में जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। जो एक चीज फिर हमें समझ में आ जाती है प्रैक्टिस के साथ साथ कि हाँ यार ये नहीं हो रहा है तो ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें बोल रहा है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 मीटर। ये परफॉर्म्स एचएम फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब। तो बॉब पे फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं देखो। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं है तो आप लोग एक बार और डिराइव कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, टाइम बहुत रहता है एग्जाम में। ठीक है, बॉब पे नीचे लगता है mg, इस तरफ लगता है mg cos थीटा। ठीक है, और इस तरफ लगता है mg sin थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉब पे फोर्स लगती है जिसके कारण एसएचएम होता है वो mg sin थीटा होती है। तो यहाँ पे जो रीस्टेयरिंग फोर्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी mg sin थीटा के। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रही है उस फोर्स से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उस फोर्स के कारण जो तबाही हो रही है, उस तबाही को दोबारा रिकवर करने के लिए, उस तबाही को दोबारा रीस्टोर करने के लिए हमें उतनी ही फोर्स दोबारा लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg sin थीटा के ही इक्वल होता है। और एसएचएम में हम जानते हैं कि जो sin थीटा की वैल्यू होती है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे था हमारा थीटा, ये थी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो साइन थीटा जो था हमारा वो था x/l। ठीक है, साइन थीटा हमारा सिंपल पेंडुलम के केस में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो ये हो जाएगा mg थीटा, सिंस साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। और जो थीटा है वो इक्वल आ जाएगा x/l के, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा mg x/l। ठीक है, डिराइव करना है सब, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। मास आपका 50 ग्राम है, लेंथ आपकी 1 मीटर है, मास आपका 50 ग्राम है। ठीक है, 50 ग्राम है मतलब 50 × 10⁻³ किलोग्राम है। समझते हो ना, आप ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों। ठीक है, ये नहीं पता होगा अब तुम्हें। और 15 × 10⁻³ आगे हो जाएगा 5 × 10⁻² किलोग्राम। अब कुछ महान हस्ती ऐसी होंगी जिनको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत डाउट हो गया होगा कि भाई कैसे हो गया ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या हो गया ये। तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कि चैंपियन जैद बेसिक इंडाइसेस रूल, एक बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट है पूरा जिसमें मैंने सारी बेसिक चीजें बताई है, वो देख लो। मास आपका 5 × 10⁻² है, ग्रेविटी अर्थ पे चलो 10 ले लो। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी 1 मीटर है, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका 3 सेंटीमीटर है, एक्स ऊपर है ना तो 3 सेंटीमीटर है तो 3/100 आएगा, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है 1 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 × 3 आ गया 15, और ये जो 10 है ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10⁻⁻3। तो बेसिकली ये आ गया 1.5 × 10⁻²। न्यूटन। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे 1.5 हुआ तो 10⁻² कैसे हो गया, मैं इनसे वही रिकमेंड करूंगा, वो वाला वीडियो देख लो। ठीक है, अच्छा मेरा आंसर 1.5 और यहाँ पे मेन आंसर 1.48 क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, बट मैंने 10 लिया है इसलिए। बाकी आप लॉग से करोगे, आप तो यार स्कॉलर हो यार, आप इतना तो कर ही लोगे ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आप करते क्वेश्चन नंबर 15। आइए, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8। अब इस क्वेश्चन में दुविधा होगी, नहीं क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन में दुविधा होगी यार, ये और कोई दिक्कत नहीं है यार मुझे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चेंज इन लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी जो है वो बढ़ी है। अगर ग्रेविटी बढ़ी है तो टाइम पीरियड घटेगा या फिर लेंथ घटेगा या लेंथ बढ़ेगा, बताओ। ग्रेविटी की वैल्यू 9.75 से 9.8 हो गई है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। कोई बात नहीं, आ जाओ देख लेते हैं।
ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है पहला T1 और टाइम पीरियड जो है वो दूसरा वाला T2, 2 पाई रूट L/G। ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की स्ट्रिंग के लेंथ में टाइम पीरियड तो 2 सेकंड ही होगा। ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो तो 2 सेकंड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम है, तो टाइम पीरियड इसमें कांस्टेंट रहेगा और 2 ही सेकंड रहेगा। ठीक है। चेंज क्या होगा? चेंज होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आइए, तो हम लोग कर देते हैं T1/T2, 2 पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा √L1/G1 इंटू √G2/L2। ठीक है, ठीक है। सो देयर फोर जो T1/T2 है वो 2/2 हो गया, क्योंकि 2 2 सेकंड ही होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पहले क्या था पता नहीं। ग्रेविटी पहले कितनी थी वो पता है, 9.75। ग्रेविटी अब कितनी हो गई, 9.80। लेंथ अभी कितनी हो गई पता नहीं। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो देयर फोर ये हो गया 1। अब यहाँ पे रूट में देखो 9.8/9.75, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो कर दो यार। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो 1 = आ जाएगा 9.80/9.75 इंटू L1/L2। ठीक है। चलो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 9.75, इसकी वैल्यू आती है 1.005। तो 1 = आ गया 1.005। अब जो भी है L1/L2। ठीक है। सो देयर फोर जो आपका L1 है वो हो जाएगा 1/1.005 टाइम्स L2। ठीक है। L1 जो है आपका वो बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है। L1 जो है वो आपका वो यहाँ चला गया, L2 यहाँ चला गया, और 1/1.005 हो गया। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1/1.005। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.995। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका L1 है वो आ गया 0.9950। ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया L2 टाइम्स। ठीक है। तो बेसिकली L1 जो है आपका वो L2 से कम आ रहा है। ठीक है। L2 बेसिकली यहाँ पे देखो बढ़ना चाहिए था, मैं वही चेक करने गया था जस्ट। बढ़ना चाहिए था यार यहाँ पे, और आंसर यहाँ पे गलत दिया है। ये डिक्रीजेज नहीं आएगा, ये इंक्रीजेज आएगा। मैं पहले भी वही सोच रहा था यार कि अगर फॉर्मूले में √2 पाई√L/G है और T कांस्टेंट है, तो √L = √G आ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L बढ़ेगा तो G बढ़ना चाहिए, G बढ़ रहा है तो L बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वालों ने मतलब आंसर डिक्रीजेस दिया था, तो मैंने बोला ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर आपका L1 L है तो L2 क्या हो जाएगा, L2 समथिंग L+X हो जाएगा, है ना, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बेसिक ठीक है। तो अगर आप लोग रेशियो देख पा रहे हो तो आप लोगों को रेशियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो L1 है वो आ रहा है 0.995 L2, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा L2 है वो L1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। ठीक है। सो देयर फोर जो आपका L है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कितना इंक्रीज हो जाएगा, मान लिया हमने पहले L था, अभी L+X है। ठीक है। तो बेसिकली L में से माइनस कर दो 0.995 L को, तो आपका जो L है वो इंक्रीज हो गया 0.005 मीटर से। समझ में आया कैसे किया? हम लोगों ने बेसिकली निकाला रेशियो, तो रेशियो में हमारा जो L1 था वो 0.995 टाइम्स L2 आया। ठीक है। मतलब जो L1 है हमारा वो L2 से कितना गुना है, तो बेसिकली L1 जो है हमारा वो L2 से कम है। ठीक है। और अगर हम L1 को L लेते हैं, अगर हम L1 को L लेते हैं, तो L हमारा कितना हो गया, 0.995 टाइम्स द आफ्टर लेंथ। तो आफ्टर लेंथ अगर हमारी 0.995 है, ठीक है, और L1 हमारा अगर L है, तो जो L है वो कितना घटा है, L जो है वो बाद वाले से 0.005 कम है। तो जो बाद वाला है वो L से 0.005 बड़ा है। तो इसका मतलब जो वो हमारी जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग है वो क्या होगी, 0.005 मीटर बड़ी हो गई। ठीक है। ये रेशियो से आप लोग देख सकते हो, 1 माइनस कर दो इस 0.995 को, तो आप लोगों को मिल जाएगा 0.005। बेसिकली ऐसे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस है। ठीक है। और इस तरीके से इसे करना था, टेक्स्ट बुक में थोड़ा करेक्शन भी कर लेना इसका। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। ओ क्वेश्चन बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स इट पोटेंशियल एनर्जी। 3 टाइम्स मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो जाए पोटेंशियल एनर्जी की, बस फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाफ और हाफ हो गया साफ, के और के हो गए खत्म। ठीक है।
एम्पलीट्यूड आपका 8 सेंटीमीटर है और फाइनल आंसर भी आपका 8 सेंटीमीटर में है, तो मैं यूनिट नहीं चेंज कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड हो गया 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 4x स्क्वायर, तो 64/4 हो जाएगा 16, तो 16 इज इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस में। मतलब जब मेन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 गुना होगी, जब पीछे जाओगे मेन पोजीशन से तो भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 गुना होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल फॉर्मूला रखा, सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, ठीक है, तो मुझसे सॉल्व नहीं होंगे। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली देखो ऐसा है कि आगे के जो क्वेश्चन है 17 से लेकर 23 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 क्वेश्चन है। तो ये 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगता है तकरीबन आधा घंटा तो पक्का जाना है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, ठीक है, मतलब जल्दी समझ में आने वाले नहीं है ये। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आसान आसान क्वेश्चंस को खत्म करके अब छुट्टी लेता हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस नहीं आते, अभी रिकॉर्ड करूंगा, अभी अभी इसी 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 शर्ट में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ यार। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए, तो थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और उसके बाद वापस वीडियो देखने आओ, फिर सारे क्वेश्चन समझ के जाओ, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।